गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हियर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ मार्च 2022। आज है 13 मार्च 2022, दिन है संडे। सो आज के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट आर्टिकल्स एंड आज के दिन मैं आपको बता दूं कि एडिटोरियल और आपको ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का कोई पेज नहीं मिलेगा, उसकी जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी और FAQ मिलेगी आपको। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I request all of you to please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so चलिए मूव करते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता है रिसेंटली ये एक दो दिन की ये इंसिडेंट हुआ था जब हमारी तरफ से एक मिसाइल चली गई थी पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो पाकिस्तान ने बोला है कि इसके लिए आपको एक संयुक्त जांच करने की जरूरत है इनटू दिस मिसाइल एक्सीडेंट। ओके, और इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी, ऑफकोर्स इंडिया ने अपोलोजाइज का एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें बोला था कि ड्यूरिंग आवर मेंटेनेंस वर्क इट्स मिसफायर, मतलब कि अचानक से मिसफायर हो गया। ओके, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं वहां पर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि इट सेड दैट इंसिडेंट इंडिकेटेड मेनी लूपहोल्स एंड टेक्निकल लैप्स ऑफ द सीरियस नेचर्स ऑफ इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन। ठीक है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी टेक्निकल लैप्स हमें देखने को मिली, मतलब देखने को मिलती है इस टाइप के इंसिडेंट से। ओके, ये इंडिकेट करता है कि बहुत सारी लूपहोल्स है, बहुत सारी टेक्निकल लैप्स है इन द सीरियस नेचर ऑफ इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन। ओके, उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया का जो डिसीजन है कि इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से वो सॉल्व करेंगे, बट इट इज नॉट सफिशिएंट सिंस द मिसाइल एंडेड अप इन पाकिस्तान टेरिटरी। पाकिस्तान डिमांडेड अ जॉइंट प्रॉब, ठीक है, जॉइंट प्रॉब की डिमांड की है, मतलब संयुक्त जांच की डिमांड की है उन्होंने, टू एक्यूरेटली एस्टैब्लिश द फैक्ट सराउंडिंग द इंसिडेंट। दिस हैज बीन सेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, सेड इन द स्टेटमेंट। ओके, और एक दिन के बाद ये पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट मेड किया दैट डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, ये जो मिसाइल गई थी इट्स अ सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट में अपोलोजाइज के द्वारा बोला गया कि हम मेंटेनेंस वर्क्स और टेक्निकल वर्क्स के कारण अभी गलती से मिसफायर होकर चला गया वो। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोसिव था नहीं। ठीक है, कोई भी एक्सप्लोसिव था नहीं, बस मिसफायर हो गया गलती से और वो वहां चला गया। बट इट लैंडेड 124 किलोमीटर इन द इनसाइड द टेरिटरी एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्राइडे सेड दैट इन कोर्स ऑफ रूटिंग मेंटेनेंस ऑन March 9 a technical malfunction led to the accident firing of the missile। ठीक है, एक टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से मिसाइल फायर हो गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन सीरियस व्यूज एंड ऑर्डर्ड द हाई लेवल्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, बट इनके द्वारा बोला गया है कि इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इसके अंदर एक प्रॉपर जॉइंट प्रॉप बैठाने की जरूरत है, इसके ऊपर एक बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये हमारी टेरिटरी में आके गिरा है तो इट्स इंटरनेशनल ये उछाला जाएगा। ऑफकोर्स पाकिस्तान के द्वारा कुछ छोटी भी चीज हो जाती है वो इंटरनेशनली वो उछालना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट पहली बार नहीं है ये हमेशा से हमने देखा है। तो ठीक है, अब अभी कोई गलती तो इंसान से ही होती है, अगर हो गई तो क्या हुआ, हमने अपनी गलती को अपोलोजाइज भी तो किया ना। ठीक है, सो ये एज अ लाइक ये हमने इस तरीके के ये जो न्यूज थी आपको क्लियर हो गई होगी। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ EFP क्या है? EFP इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसका जो रेट है ये कट करके कहां तक कर दिया गया, 8.1% तक कर दिया गया है टू हीट सेविंग्स। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए कि EFP जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसका रेट को कट करके 8.1% तक किया गया है ताकि सेविंग्स को हिट कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक न्यूज थी, दैट इज आपको सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कमांडर लेवल्स के टॉक्स हो चुके हैं, लगभग 14 कमांडर लेवल के टॉक हो चुके हैं। नाउ ये 15th कमांडर लेवल का टॉक था जो कि फेल्ड हो गया, टोटली फेल्ड हो गया टू एंड LAC डेडलॉक। ठीक है, LAC के जो डेडलॉक आप सबको पता है, पेट्रोलिंग पॉइंट है, गोगड़ा है, ठीक है, बहुत सारे वहां पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, वहां पर कुछ पेंगोंगसो लेक के पास बहुत सारी हैवी डिप्लॉयमेंट्स है इक्विपमेंट की, सोल्जर्स की। तो वहां पर स्टैंड ऑफ चलता आ रहा है, मई 2022 से ये स्टैंड ऑफ सीन्स चलता आ रहा है। उसके बाद हम इसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 9 में बहुत ही क्लैरिटी से दिया हुआ है ये, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वहां पर। ओके,
नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट विलेज अलॉन्ग चाइना बॉर्डर टू ओपन फॉर टूरिज्म। जो भी चाइना बॉर्डर के साथ साथ जितनी भी विलेजेस हैं उसको ओपन कर दिया गया फॉर द टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया है। एंड द सेंटर डिसीजन इज एम्स एट इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस एरिया अंडर द वाइब्रेंट विलेज स्कीम। ठीक है, सेंटर का मेन एम क्या है, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके इन सच एरियाज में। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन से एरियाज है मैं आपको बताऊंगा अंडर किस स्कीम के अंदर, ये वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंदर। ओके, इट्स अनाउंस्ड, ये वाइब्रेंट विलेज स्कीम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 जो कि अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, नाउ द यूनियन होम मिनिस्टर हेल्ड अ मीटिंग विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच विलेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, सो दीज एरियाज आर इन्वॉल्व इन दिस। आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी एरिया इन्वॉल्व है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, सो ये एरियाज में क्या किया गया है, गवर्नमेंट्स के द्वारा बताया गया कि इनके अगल बगल में जितने भी विलेजेस है और जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनको ओपन किया जाएगा, और ये किसके लिए, फॉर द टूरिज्म। ठीक है, टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया जाएगा। ठीक है, इन द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम रिलेटेड टू द लाइवलीहुड जनरेशन, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुड बी अंडरटेकन। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट कम्स अंडर वाइब्रेंट विलेज स्कीम, वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंदर में क्या आता है, तो दीज थिंग्स कम्स अंडर। ठीक है, पहला तो आपको लाइवलीहुड याद रखना है, दूसरा क्या, जनरेशन, तीसरा रोड कनेक्टिविटी, चौथा हाउसिंग, पांचवा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा रिन्यूएबल एनर्जी, सातवां टेलीविजन एंड आठवां ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन, दीज थिंग्स शुड बी अंडरटेकन, ये आपको याद रखने हैं। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आपको मैं बता दूं रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि 236 habitable villages in the Ladakh, only 172 have telecom infrastructure। ठीक है, लगभग 236 हैबिटेबल विलेज है लद्दाख में, लेकिन 172 कितने हैं, 172 टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ही है मात्र। ओके, एंड ओनली 24 and 78 विलेज हैव 3G and 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें मैं बता दूं कि लगभग 236 हैबिटेबल विलेज वहां पर रहते हैं लद्दाख में, जिसमें से मात्र 172 के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है और 24 और 78 ऐसे विलेज हैं जिनके पास क्या है, 3G और 4G कनेक्टिविटी है। ठीक है, सो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन करने की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई इन सच एरियाज में अंडर किस स्कीम, अंडर वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन ज्यादा हो। इसीलिए यहाँ पर बात की गई है किस किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब इसलिए मैं आपको बोला था आर्टिकल्स आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कुछ इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं न्यूज़पेपर को। ओके, सो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कुछ हमारे लिए है नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट केरला टॉप्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। हमेशा से लगभग आप देखेंगे पिछले 1-2 साल का अगर डाटा आपने उठा लिया है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि केरला हमेशा से टॉप करता आ रहा है। ठीक है, केरला हमेशा से टॉप करता आ रहा है इसमें, और इस बार भी केरला ने टॉप किया है इस बार। और मैं आपको इसके रिगार्डिंग डाटा आपको मैं बता दूंगा, डाटा पे हम देख सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर दिया हुआ है एज पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ के हिसाब से ये दिया हुआ है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ये 2004 की डाटा से है, 2004 के 2019 तक डाटा है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए ये 2004-6 की डाटा है, 2007-9 की डाटा है, 10-12, 11-13, 14-16, 15-17 और 17-19 की ये डाटा है। दिस इज आपको जो ब्लू वाला है ये इंडिया का टोटल ओवरऑल है और ये केरला का है, यू कैन सी हियर। ठीक है, पहले बहुत ही ज्यादा था, पहले जब 2004-6 की बात करूं मैं तो 95 थे। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो कम होता चला गया। ठीक है, बहुत ही ये किसके लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट था, ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट हम देखने को मिला अचानक। और अब जो 17 और 19 में जो डाटा आया वो क्या हो गया, 2017-19 में जो डाटा आया वो 30 पे होकर रह गया। और ठीक है, और ये पहले से जो 2015-17 में जो आया था उसके हिसाब से अभी का जो परफॉर्मेंस है हमारा बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा। केरला हैज येट रिमेंड इमर्ज ऑन द टॉप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में हमेशा से केरला टॉप रहा है और अभी भी टॉप है। ठीक है, इस बार भी टॉप है। ठीक है, पिछली बार कितना, लगभग 12 पॉइंट से इस बार केरला को देखने में मिला। ठीक है, आपको मैं बताता हूं ये 43 एक्चुअली हुआ कैसे था। 42 था ये, ठीक है, 42 था लेकिन 43 कर दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिंपल स्पेशल बुलेटिन्स ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन द इंडिया बाउट आउट बाय द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, किसके द्वारा इसको लाया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया जाता है, जिसमें पिछली बार क्या हुआ था कि केरला को 42 पॉइंट दिए गए थे, ठीक है, 42 पॉइंट दिए गए थे, बाद में इसको एडजस्ट करके 43 पॉइंट कर दिया गया, ठीक है। सो हमें एक ह्यूज गिरावट देखने को मिली, किसमें 12 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाता है ये, ठीक है। और नेशनल एमएमआर इज टोटल कितना है, ओवरऑल नेशनल एमएमआर कितना है, इज 103, जो कि पहले कितना था, 200 हुआ करता था, 212, 15, ठीक है, 200 मतलब कि लगभग 170 18 ऐसे करके था, लेकिन अभी क्या हो गया, 103 पे आ गया, ठीक है। दिस इज एन वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर अस बिकॉज केरला हैज ऑलरेडी अचीव द टारगेट इट हैड सेट फॉर इटसेल्फ, ठीक है। जो केरला ने खुद के लिए टारगेट सेट किया था उसको केरला ने अचीव किया। ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट्स है केरला के लिए। एंड बेस्ड ऑन यूनाइट, आप सबको पता है कौन सी टारगेट की हम बात कर रहे हैं, SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे हैं, ऑफ एमएमआर ऑफ 30 by 2020, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद रखने हैं, और केरला ने इसको अचीव किया है, ठीक है। और इस बार भी केरला इस इंडेक्स को टॉप किया है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हम मूव करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट जापान पीएम टू फोकस ऑन क्वाड स्टैंड ऑन यूक्रेन, ठीक है। जापान के पीएम कौन है आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता, यहाँ पर तो एक आपको मिल गया एक क्वेश्चन कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो ये कौन है, फियोमो किशिदा। फियोमो किशिदा जी कौन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, क्वाड स्टैंड के ऊपर, ऑन यूक्रेन इश्यूज, यूक्रेन के रिगार्डिंग क्वाड स्टैंड के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और ड्यूरिंग द विजिट ऑन 19th मार्च को इन्होंने विजिट किया था। फियोमो किशिदा विल ऑल्सो एक्सेस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक्सेस करेंगे किसको, मुंबई और अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रही है उनको ये एक्सेस करेंगे, ओके। जापान प्राइम मिनिस्टर फियोमो किशिदा इज शेड्यूल्ड टू बी विजिट दिल्ली फॉर शॉर्ट ट्रिप ऑन सैटरडे टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द इंडिया जापान एनुअल समिट दैट हैज बीन पुट ऑफ सेवरल टाइम्स सिंस 2019, ठीक है। ये कब हुआ, ये एक शॉर्ट ट्रिप मीटिंग के दौरान ये कहा गया था कि, और एक इंडिया और जापान की एनुअल मीटिंग चलती है, उनके दौरान बोला गया कि दे विल बी गोइंग टू एक्सेस मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। द विजिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिस्कशन इंक्लूडिंग अर्जेंट इंटरनेशनल कंसर्न्स, ठीक है। बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करने के लिए इस विजिट को रखा गया था, ठीक है, और किया भी गया एक्चुअली। और एक्चुअली बताया जाए कि मैं आपको बता दूं कि इसमें अर्जेंट इंटरनेशनल कंसर्न्स के रिगार्डिंग, बिकॉज ये आप सबको पता है कि this was the year where we are marking the 70th anniversary of the establishment of India-Japan bilateral ties, ठीक है। इंडिया जापान के लगभग 70वें एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग ये डिसीजन लिया गया, ओके। द लीडर विल ऑल्सो टेक क्लोज लुक एट द प्रोग्रेस ऑन द $17 billion मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड एंड, ठीक है, सो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, शिनकानसेन बुलेट प्रोजेक्ट विच वॉज इनॉग्रेटेड इन 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे एंड मिस्टर मोदी, ठीक है। तो ये एक्चुअली कब लिया गया था, इट वाज 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। किस प्रोजेक्ट को, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड शिनकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कब इनॉग्रेट किया था, 2017 में इनॉग्रेट किया गया था। किसके द्वारा, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ऑल्दो द प्रोजेक्ट विच इज लार्जली फंडेड बाय द लोन फ्रॉम द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट को किसने ज्यादा फंडेड किया था, बहुत ज्यादा फंड किया था किसने, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने फंड किया था। एंड वाज ड्यू टू द कंप्लीटेड बाय 2020, ठीक है। ये अभी कंप्लीट होने वाला है कब, 2022 में। इन द टाइम्स फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी इट हैज बीन डिलेड बाय लैंड एक्विजिशन इश्यूज, ठीक है। इसको डिले, मतलब एक्चुअली आप सबको पता है कि डिले हुआ है, बहुत ज्यादा डिले हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से हुआ है। एंड इज नाउ स्टार्टेड बिगिंस इन 2026, ओके। और ये विल बी बिगिंस इन 2026। दिस हैज बीन सेड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह बताया गया, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू शुड रिमेंबर दैट जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दे आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वाड स्टैंड ऑन यूक्रेन, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिखेंगे चीजें, ठीक है। वोट बहुत सारे आपको दिखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली वोट अभी खत्म हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग अभी ये न्यूज बहुत ज्यादा आई थी, ठीक है।
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में आपको आज के डेट में ज्यादातर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे रिलेटेड टू रशिया और यूक्रेन के बारे में, ठीक है। सैंक्शंस बहुत ज्यादा इंपोज कर दिए गए हैं रशियंस के ऊपर। सैंक्शंस मतलब मैं आपको बता दूं 5500 प्लस सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं रशियन के ऊपर, और ये इसकी वजह से बताया जा रहा है रोसमोसकॉस जो कि बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बताया गया कि जो सैंक्शन है इट कुड रैश स्पेस स्टेशन टू क्रैश, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा ये क्या कर सकता है, जो स्पेस स्टेशन है उसको बहुत ज्यादा क्रैश करेगा। ये किसने बोला है, रोसकॉसमॉस ने। रशियन सेगमेंट इंश्योर दैट द स्टेशन ऑर्बिट्स इज करेक्टेड, ठीक है। रशियन के जो सेगमेंट्स है वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टेशन ऑर्बिट है वो करेक्ट हो। एंड वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया कुड काउज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू क्रैश एंड द हेड ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस वार्न ऑन सैटरडे, ठीक है। ये आपको पता है कि मैं अब बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे कि रोसकॉसमॉस किसकी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। रोसकॉसमॉस ऑफ कोर्स रशिया की स्पेस एजेंसी है, और उनके द्वारा ये बताया गया कि अगर ये ऐसे सैंक्शंस लगते रहे, वेस्टर्न सैंक्शंस अगर लगते रहे तो ये बहुत ही ज्यादा एक क्रैश की तरफ लेकर चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डिमिट्री रोटरजिन, द सैंक्शंस कैंप्स इन विच प्रेडिक्ट मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को डिसरप्ट द ऑपरेशंस ऑफ रशियन स्पेस सर्विसिंग द आईएसएस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड, सैंक्शंस अगर किसी कंट्री पे लग जाते हैं तो थोड़ा सा उसको सफर करना मुश्किल हो जाता है। द रशियन सेगमेंट इंश्योर दैट स्टेशन ऑर्बिट इज करेक्टेड इंक्लूडिंग द अवॉइड स्टेट डेब्रिस, ठीक है। सो वो एक्चुअली अंदाजा लगा रहे हैं कि स्टेशन की जो ऑर्बिट है वो करेक्टेड हो, और इंक्लूडिंग avoid space debris. So this is very important article which you should remember. यहाँ पर कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको पता है कि एक्चुअली अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, रशिया क्या स्टेप लेने वाला है। रिसेंटली कल या परसों के दिन एक और आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया कि रशिया ने क्या किया है, सॉरी यूक्रेन ने क्या किया है, उन्होंने एग्री कर लिया है कि दे विल नॉट बी गोइंग टू द पार्ट ऑफ नाटो। और अभी देखते हैं आगे क्या डिसीजन, और भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आनी बची है। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज 6500 रशियन टूरिस्ट स्टक इन थाईलैंड, ठीक है। 6500 रशियन टूरिस्ट कहां फंसे हुए हैं, थाईलैंड में फंसे हुए। क्यों फंसे हुए हैं, ये सैंक्शन की वजह से। thousands of Russian tourists are stranded in Thailand beach resort to because of the war in Ukraine. Many unable to pay their bills and return home because of sanctions and cancelled flights. आप सबको मैंने बता दिया कि सैंक्शन की वजह से वहां फंसे हुए हैं, ना वो बिल पेमेंट कर पा रहे हैं, ना वो घर पे आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इतनी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया है। और जैसे कि आप स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, लगभग स्विट्जरलैंड ने, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन देखिए, उसके बाद यूएसए का देखिए, आप वहां पर देख सकते हैं, और भी अदर कंट्रीज है, फ्रांस हो गया, उनका सैंक्शन है। तो इतनी कंट्रीज ने सैंक्शन इंपोज कर दिया है कि मुश्किल हो पा रहा है, अभी आज के डेट में तो मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है। देयर आर ऑल अबाउट 6500 रशियन टूरिस्ट स्टक्स इन पुखेत, सूरत, सानी, ठीक है, कराबी, पतया, as 4 provinces that are popular seaside resort destination, in addition to 1000 Ukrainians, Yutuksak and Supason, governors of tourism authorities of Thailand said, ठीक है। ये किसने बताया है कि गवर्नर ऑफ टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के जो गवर्नर है टूरिज्म अथॉरिटी, उन्होंने ये बताया है कि लगभग ये जो 4 प्रोविंसेस है, पुकेत, सूरत, थानी, कराबी एंड पाथिया, तो ये चारों जो स्टेट्स है, प्रोविंसेस है, इनमें ये फंसे हुए हैं लगभग 6500 रशियन टूरिस्ट, ओके। सो यहाँ से इनको निकालने की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी रशियंस को, क्योंकि अभी सैंक्शंस लग गए हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है ये करना। सो इसकी वजह से ये आपको बता दिया, क्लियर हो गया, ओके। नाउ यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों महत्व रखता है आज की डेट में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके रिगार्डिंग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन जो कि लेटरली आपको मैं बता दूं कि 4 ट्रीटीज में ये बट गए थे, 1, 2, 3 एंड 4। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में आपको जानना है कि चारों क्या क्या इंपॉर्टेंट रखती है, चारों क्या एक्चुअली है, क्या चारों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा, और किस किस कंट्री ने मिलकर इसको रेक्टिफाइड किया था, कितनी कंट्री ने मिलकर इसको रेक्टिफाइड किया था, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेनेवा कन्वेंशन है ये 4 ट्रीटीज में बट गई थी, ठीक है। एंड इट वॉज फॉर्मलाइज इन 1949 में इसको फॉर्मलाइज किया गया था। एंड 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर, विच क्वांटिफाई वाइडली एक्सेप्टेड इथेनॉल्स एंड लीगल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट्स ऑफ दोज इंपैक्टेड बाय वॉर। जितने भी वॉर से इंपैक्टेड है उनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराता है जेनेवा कन्वेंशंस, ओके। इसका मेन फोकस क्या है, इस कन्वेंशन का मेन फोकस क्या है, इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कॉम्बैक्टेंट एंड प्रिजनर ऑफ वॉर्स, ठीक है। मेन मकसद क्या है कि ये जो किस पे फोकस करता है,
उन पे फोकस करता है, ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करता है, किसके ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करता है, जो नॉन कॉम्बैटेंट है और प्रिजनर्स है, वॉर के प्रिजनर्स है और नॉन कॉम्बैटेंट है, उनके ऊपर फोकस करता है, नॉट द यूज ऑफ कन्वेंशनल्स एंड बायोलॉजिकल्स एंड केमिकल्स वेपन, ठीक है। और ये मैं आपको बता दिया किसके ऊपर फोकस करता है, ये कन्वेंशनल बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के ऊपर फोकस नहीं करता है, ये ट्रीटमेंट पे फोकस करता है ऑफ नॉन कॉम्बैटेंट एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, द यूज ऑफ विच इज गवर्न्ड रिस्पेक्टिवली बाय हेगस कन्वेंशंस एंड जेनेवा प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही एक गवर्न ये बताया गया कि इसका जो यूज है विच इज वेरी गवर्न्ड रिस्पेक्टिवली बाय द हेग कन्वेंशंस एंड द जेनेवा प्रोटोकॉल। ओके, सो इसके रिगार्डिंग में आपको चारों ट्रीटीज के बारे में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों ट्रीटीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, जो वॉर के दौरान जितने भी सोल्जर्स हैं जो चोट खा जाते हैं, बीमार, उनको चोट लग जाती है, ठीक है, वॉन्डेड हो जाते हैं, सीक हो जाते हैं लैंड में, उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस कन्वेंशन एक्सटेंड टू मेडिकल्स एंड रिलीजियस पर्सनल्स, मेडिकल यूनिट्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर कोई चोट खाई है तो उसको तो भाई जरूरत है, अर्जेंट मेडिकल नीड्स की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, मेडिकल नीड को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, मेडिकल अर्जेंसी लेके आएंगे, रिलीजियस पर्सनल्स वहां पर लेके आएंगे, रिलीजियस मेडिकल यूनिट्स वहां पर लेके आएंगे, मेडिकल से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट वहां पर करेंगे, ताकि जो सोल्जर्स है उनको स्पेशली वहां से निकाला जाए और उनको ट्रीटमेंट वहां से किया जाए। ओके, नाउ द सेकंड जेनेवा कन्वेंशन क्या है, इट वुड प्रोटेक्ट वुंडेड, सीक एंड स्पीकवरेक मिलिट्री पर्सनल्स एट सी, ठीक है, ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। अब पहला तो मैंने आपको बता दिया, जब जमीन पे कोई लड़ाई लगती है तो जहां वहां पे जो सोल्जर्स है अगर उनको चोट पहुंचती है तो वो क्या करेंगे, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जेनेवा पहला कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। दूसरा कन्वेंशन के द्वारा क्या होगा, जब सी में, जब समुद्र में कभी लड़ाई होगी कभी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर जितने भी सोल्जर्स है उनको जो भी हानि पहुंची होगी, जो भी वुंडेड सोल्जर्स है जिनको चोट पहुंचा है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। This will also extend to hospital ship, medical transport by ship, ठीक है, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन शिप के द्वारा प्रोवाइड करने की बात की गई है, ठीक है, विद स्पेसिफिक कमेंट्री ऑन द ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर पर्सनल्स, ठीक है, उनकी पर्सनल्स, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सो ये शिप है, पहला क्या था, लैंड पे था, दूसरा क्या है, शिप है, तीसरा क्या है, जेनेवा कन्वेंशंस अप्लाइज टू द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये जो भी वॉर के प्रिजनर्स है उसके ऊपर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन such as humane treatment, maintenance and equality across prisoner, conditions of captivity, questionings and evacuations of prisoners, transit camp, food, clothing, medicine, hygiene and religious to right to religious, intellectuals and physical activities of prisoners. Okay, so these things are included in it. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीसरा जो जेनेवा कन्वेंशन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ये वॉर में जो प्रिजनर्स हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और बहुत सारे इसमें जनरल प्रोटेक्शंस को बहुत सारा कवर किया गया, जैसे ह्यूमन ट्रीटमेंट को कवर किया गया, मेंटेनेंस एंड इक्वालिटी अक्रॉस द प्रिजनर्स, कंडीशंस ऑफ कैप्टिविटी, क्वेश्चनिंग्स, इवैक्यूएशंस ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, सो ट्रांजिट कैंप, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, हाइजीन एंड राइट टू रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल्स, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रिजनर्स, ये सारी चीजों पे ये क्या करता है, ये फोकस करता है। नाउ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is most eminently applied to the invasions of Ukraine by Russia military force, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो कि रशियन मिलिट्री, अब रशिया और यूक्रेन के ऊपर ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, और जो कि रशिया के मिलिट्री फोर्स वो यूक्रेन पे इन्वेस्ट किए, ये ज्यादातर उस पर ये क्या करते हैं, ये उस पर फोकस करते हैं। इट वुड प्रोटेक्ट सिविलियन इंक्लूडिंग दोज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, ठीक है, ये क्या करते हैं, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा क्या होता है कि एक्चुअली जब दूसरी कंट्री के द्वारा जो मिलिट्री अगर अटैक करती है किसी अदर कंट्रीज के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग दोज हु ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, ठीक है, जो जिसने टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया है उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये रशिया और यूक्रेन के ऊपर इंप्लाई होगा, क्योंकि आप सबको पता है रशिया के जो मिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने यूक्रेन पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सो इससे सिविलियन को तो हानि नुकसान बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, ऑफकोर्स हुआ भी है, हो भी रहा है, ठीक है, सो ये क्या करेगा, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा। द अदर जेनेवा कन्वेंशंस वर कंसर्न मेनली विद द कॉम्बैक्टेंट रादर देन सिविलियंस, ठीक है, जो पहले आपको मैंने 3 बताए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये आपको क्या करेगा, आपको ये बहुत सारी चीजें, मेडिकल एड प्रोवाइड करा देंगे, सिक्योरिटी आपकी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये सिविलियन पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं, जो चोट खा रहे हैं, जो लड़ाई में जिनको चोट लग रही है उनको ये क्या करेंगे, मेडिकल एड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर ये जो फोर्थ वाले जो जेनेवा कन्वेंशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉम्बैक्टेंट को छोड़कर ये सिविलियंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाउएवर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हिच डेमोन्स्ट्रेटेड द हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग नो कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन वॉर टाइम। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि इस टाइम पे क्या था कि हमारे पास कोई भी ऐसा टाइप का कन्वेंशन नहीं था जो कि सिविलियन को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, वॉर टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये बाद में 1949 में जेनेवा कन्वेंशन को लेकर आया गया और इसके रिगार्डिंग ये चीजें हमें देखने को मिली कि ये जेनेवा कन्वेंशन अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये लागू किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर कि आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है, कितनी ट्रीटीज में इसको बांटा गया है। तो ये 4 ट्रीटीज में बांटा गया, चारों मैंने आपको एक एक करके क्लियर कर दिया हूं। ओके, नाउ ये कितनी कंट्रीज ने मिलकर इसको रेक्टिफाइड किया था, कितनी कंट्री इसके सिग्नेटरी है, तो टोटल मैं आपको बता दूं कि 196 स्टेट इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर स्टेट ने मिलकर इसको रेक्टिफाइड किया था। ओके, द 3 प्रोटोकॉल्स हैव बीन रेटिफाइड बाय 174, 169 एंड 79 स्टेट। ठीक है, जो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं, आपको पता है 4 ट्रीटीज और 3 प्रोटोकॉल्स थे, तो तीनों जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी मिलकर कितनी लगभग 174, 169 और 79 स्टेट्स ने मिलकर रेटिफाइड किया था। इन 2019 परहैप्स एंटिसिपेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेडिंग यूक्रेन इन नियर फ्यूचर, रशिया विथड्रॉ इट्स डिक्लेरेशंस अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द प्रोटोकॉल्स 1। ठीक है, प्रोटोकॉल्स 1 का आर्टिकल 90 क्या कहता है, ये इट स्टेट दैट the high contracting parties may at the time of signing ratify and acceding to the protocols or at the absent other subsequent times declare that they are recognized ipso facto। ठीक है, वो क्या करेंगे, they are going to declare that they are recognized ipso facto and without special agreement in the relations to other high contracting parties accepting the same obligation। The competence of the commissions is inquired in allegations by the such other parties as authorized by the articles। ठीक है, जो ऑथराइज है आर्टिकल के द्वारा वो क्या किया जाएगा, एक्चुअली जो कमीशन जो कंप्लीटेंस है उस कमीशन का, उसको क्या किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस बाय सच अदर पार्टी के द्वारा। ओके, सो यू शुड रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा कन्वेंशन में सिग्नेटरी कितनी थी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी ट्रीटीज थी, चारों का अलग अलग काम क्या था। सो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जेनेवा कन्वेंशन आपको बताने का मेरा ये मकसद था। ओके, सो hope you got clarity regarding this guys। now next move on to the business section page की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है RBI लिफ्ट कर्ब्स ऑन HDFC बैंक। HDFC बैंक के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, जितने भी लिमिटेशन थी, RBI के द्वारा उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोग्राम की बात की गई, दैट इज डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, किसके लिए, बैंक्स के लिए। ठीक है, this program of the bank is designed to provide product to its customer for frictionless financial experience। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक्चुअली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा टू इट्स कंज्यूमर फॉर द फ्रिक्शनलेस फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स। इट विल ऑल्सो हेल्प customer to move from a single transaction to complete financial solution journey such as loan disbursement, payment and investment। ठीक है, जो ये इन्वेस्टमेंट ये क्या करेगा, ये ऑल्सो कस्टमर को ये क्या करेगा, हेल्प करेगा कि ताकि वो सिंगल ट्रांजेक्शन से मूव करके कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन जर्नी की तरफ मूव करें, जैसे कि लोन डिसबर्समेंट हो गया, पेमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन दिसंबर 2020 the RBI had barred HDFC Bank from issuing new card and introducing new digital initiatives after repeated in the instance of technological outages at the lender, which is the market leaders in the credit card segments। okay, so these things are very important। आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी restrictions impose किए गए थे RBI के द्वारा, अभी उसको lift up कर दिया गया है। okay, so these things are very important which you should remember। Now move on to the next important article। अगली जो important article है ये है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रिवाइज्ड PLI एप्लीकेशन फ्रॉम 67 फिल्म, लगभग 67 फिल्म के द्वारा जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है PLI एप्लीकेशन को। ठीक है, PLI एप्लीकेशन को रिसीव किया है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कितनी बात की गई है, लगभग इन्वेस्टमेंट की बात मैं आपको बता दूं कि 22,000 करोड़ से लेकर 23,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इन MMF।
ठीक है। सो MMF बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैन मेड फैब्रिक है, टेक्स्ट है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 67 कंपनीज से लगभग बहुत सारी PLIs एप्लीकेशन को रिसीव किया है टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इंसेंटिव, ठीक है, PLIs स्कीम फॉर मैन मेड फैब्रिक्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर और मैन मेड फैब्रिक रिगार्डिंग द PLI scheme for the textile covers 40 man-made fabric garments item, 14 man-made fabric goods and 10 टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स कोई क्या क्या चीजें इसमें कवर करती है? टेक्सटाइल 40 मैनमेड फैब्रिक हो गए, गारमेंट आइटम हो गए, 14 मैनमेड फैब्रिक गुड्स हो गए और 10 टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए। तो द गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड द PLI स्कीम्स वर्थ ऑफ 10,683 करोड़ फॉर द सेक्टर विच एम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। वी हैव टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, ओके। सो बहुत सारे हमने स्टेप लिया है ताकि हम प्रमोट कर पाए ग्रोथ को, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर पाए, ओके। नाउ द टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर द यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज सच एज कंस्ट्रक्शंस, रोड, रेलवेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बहुत सारी अदर लैंग्वेज में, बहुत सारे अदर वर्ड्स में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। द मार्केट साइज ऑफ द सेक्टर इन इंडिया इज अबाउट $20 billion। द ग्लोबल मार्केट साइज इज ऑल अबाउट $260 billion, ठीक है। $260 billion और टोटली मैं आपको बता दूं ग्लोबल मार्केट साइज है। और इंडिया कितना है? इंडिया का लगभग कितना है? $20 billion, ओके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, ओके। सो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या रिसीव किया है? PLI एप्लीकेशन रिसीव किया लगभग 67 कंपनीज से, ओके। सो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर बात करें ना, यहाँ पर आपको मैंने बताया जैसा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का कोई पेज नहीं आता है, ओके। सो वीडियो को आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक